हेलो फ्रेंड। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्जाम का तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। तो हम बोले थे कि हैंड रिटेन नोट्स का कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन है और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा ना कि कृषि जो है कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, पशुपालन और मछली पालन और खनन, जितना भी मतलब कि रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है ना, वो सभी प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। और वही अगर मैन्युफैक्चर है, जहाँ पे विनिर्माण होता है, किसी चीज़ को बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ज़्यादातर आता है, जैसे गैस हो गया, बिजली आपूर्ति हो गया, ये सब जो होता है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, इसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। और वही टर्शियरी सेक्टर से क्वेश्चन आता है। टर्शियरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र होता है। और तृतीय क्षेत्र जो है ना, उस सेवा से जुड़ा हुआ होता है। तृतीय क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो सेवा से। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन। ये जो हम लिखे हैं ना कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, इससे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कृषि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीय की तृतीय, तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? द्वितीय से। और सेवा जो है, जैसे बैंकिंग हो गया और शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा जो है ना, वो तृतीय क्षेत्र का ही योगदान होता है। तो वही लिखे हैं कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस चीज का होता है? तो तृतीय सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। अब है राष्ट्रीय आय से, तो राष्ट्रीय आय से भी बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत तीन चीज आता है। पहला जीडीपी, दूसरा एनएनपी और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी मतलब होता है ना कि एक साल के अंदर प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से और तृतीय क्षेत्र से टोटल कितना इनकम हुआ है, वही कहलाता है जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक साल में देश के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल मूल्य। जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, तीनों से जो देश के अंदर जो कमाई होता है वह कहलाता है जीडीपी। और एक होता है एनएनपी, ठीक है। और इसका भी राष्ट्रीय आय में काफी योगदान होता है। और एक होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति का जो आय होता है वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय तो हो गया। एक यहाँ से एक ही क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा जाएगा ना कि जो राष्ट्रीय आय होता है ना, इसको गणना कौन करना, इसका संगठन जो है कौन है जो राष्ट्रीय आय का गणना करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो एससीओ करता है। कहने का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यही एक संगठन है ना जो कि राष्ट्रीय आय का, देश के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक हम इस पेज में बताएं आपको कि तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो है कृषि से हो गया, कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन से हो गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री से संबंधित हो गया और टर्शियरी सेवा से संबंधित हो गया। भारत की जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। उसके बाद बताया राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को तीन तरीका से गणना किया जाता है, जीडीपी, एनएनपी और एक बताया प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद बताएं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक संगठन है जो कि क्या चीज का गणना करता है? तो देश के नेशनल इनकम का यानी राष्ट्रीय आय का गणना करता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेज पेज बदल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में है आरबीआई। आरबीआई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। पहला, आरबीआई के फुल फॉर्म को जो होता है, तो आरबीआई को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। और यह एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई एक ऐसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। अच्छा, आरबीआई क्या करता है ना कि छोटा बैंक को लोन देता है। तो आरबीआई जिस रेट पे या जिस दर पे छोटा बैंक को लोन देता है वो कहलाता है रेपो रेट। जैसे आरबीआई है तो छोटा बैंक को लोन देता है तो कौन सा रेट पे देता है? तो रेपो रेट पे। और कभी कभी छोटा बैंक से आरबीआई लोन लेता है तो वो रेट क्या कहलाता है? तो रिवर्स रेपो रेट यानी आरआरआर कहलाता है। तो इस पूरा आपको कंप्लीट हो गया होगा आरबीआई के बारे में। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मैंने इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, इंग्लिश में इन्फ्लेशन। और इसका मतलब होता है महंगाई। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेशन में क्या होता है मुद्रास्फीति में
कि जो वस्तु का कीमत है वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है और मुद्रा की क्रय का शक्ति घट जाता है, यही होता है मुद्रास्फीति में। यहाँ से दो में से कोई भी रहेगा, इसमें वस्तु का कीमत बढ़ जाता है और मुद्रा का क्रय का कीमत जो है घट जाता है। तो आरबीआई कंप्लीट हो गया, मुद्रास्फीति कंप्लीट हो गया। अब एक यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, वो है 5 ईयर प्लान। तो चलिए पंचवर्षीय योजना का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था, तो यूएसएसआर से, सोवियत संघ जिसको रूस बोलते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान लिया कहाँ से गया था, तो यूएसएसआर से लिया गया था। अच्छा, एक और बात कि 5 ईयर प्लान जो है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजना, तो इसका लेखा जोखा कौन रखता है, तो योजना आयोग। कौन, योजना आयोग। अच्छा, इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अच्छा, जो पंचवर्षीय योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था, 1951 में। अच्छा, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब तक भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है, तो 12। ठीक है, 12 हो चुका है। और बरामा जो है वो कब से कब रहा था, तो 2012 से 17 तक। इसके बाद नीति आयोग आ गया था 2015 में, नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया था। तो जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था वो बरामा ही था। और ये कब से कब तक चला था, तो 12 से 17 तक चला था। ठीक है, यहाँ तक पहले फिर से एक बार बताते हैं, लिया कहाँ से गया था पंचवर्षीय योजना, तो यूएसएसआर से लिया गया था। इसको लेखा जोखा कौन रखता है, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। शुरू कब हुआ था पंचवर्षीय योजना, तो 1951 में। अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तक टोटल कितने योजना आयोग बन चुके हैं, तो 12। अंतिम योजना आयोग जो है वो कौन सा है, तो 12वां पंचवर्षीय योजना। कब से कब, 12 से 17। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। 51 में शुरू हुआ था, 56 में चला था। और कौन से मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इसमें कृषि पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। चला कब से कब था, तो 51 से 56। कौन से मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे ज्यादा जोर दिया गया था, कृषि पे। और इसी योजना के तहत जो पहला पंचवर्षीय योजना था, इसी योजना के तहत भाखड़ा नंगल डैम का स्थापना किया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 56 से 61 चला था। ये कौन से मॉडल पे आधारित था, तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित था। तो इतना है, बहुत काफी है। बाकी का नोट्स आप मैसेज करके ले लीजिएगा हमसे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने जितने भी ग्रुप है, जैसे आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते, तो लाइब्रेरी में अपने सभी दोस्तों को मेरा पीडीएफ शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कहिए कि देखो, तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, सबको फायदा पहुंचा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ता है। धन्यवाद।